तो गाइस अभी लुकिज्म बहुत ज़्यादा हाइप पे है और चैप्टर 500 से लेकर आगे आने वाले और भी लेटेस्ट चैप्टर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। मुझे पता है बहुत किसी ने लुकिज्म को एक्सप्लेन किया है, पर फिर भी हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम लुकिज्म के चैप्टर नंबर 500 को एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर की शुरुआत होती है, जुन को तीजिन चेन के घर पहुंचता है। तीजिन उसे देखकर हैरान रह जाता है, ये बंदा आखिर कौन है और अचानक से यहाँ कैसे आ गया। जुन को हल्के से अपने चश्मे को ऊपर करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अंदाजा लगाना चाहोगे मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तीजिन गुस्से में पूछता है, तू आखिर है कौन और बाहर जो इतने सारे गार्ड थे तू उनसे कैसे बचा? लेकिन तभी सीन कट होता है बाहर के नजारे पर, जहाँ 100 से भी ज्यादा लोग जमीन पर बेहोश पड़े होते हैं। हाँ, वो वही सभी लोग थे जो जुनगो को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तीजिन हैरान था और जुनगो बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मैं तो बस दरवाजे के अंदर आया। इसके बाद वो सीधा तीजिन के कमरे में चला जाता है और कहता है, तो ये है वो कमरा, चिंता मत करो, मैं बस वो चीज ढूंढने आया हूँ जिसके लिए मैं भेजा गया हूँ। जैसे ही वो मिल जाएगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तीजिन गुस्से में बोलता है, तुम कौन हो और क्या चीज ढूंढ रहे हो यहाँ? लेकिन जुनगो उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए कमरे की तलाशी लेने लगता है। वो किसी को फोन लगाता है और खुद से बड़बड़ाता है, कैसे कैसे अजीब काम करने को दे देते हैं मुझे। कॉल कनेक्ट होता है और वो कहता है, हाँ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ कोई रेड पेपर नहीं मिला। कॉल पर दूसरी तरफ चार्ल्स होता है। हाँ, वही चार्ल्स जो डैनियल के पुराने घर में बैठा होता है। चार्ल्स कहता है, ध्यान से देखो, वो रेड पेपर वहीं कहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तीजिन नाम का लड़का उसे छुपा रहा हो। जुनगो जवाब देता है, नहीं मुझे नहीं लगता उसे इस बात का कोई आइडिया भी है। लेकिन इतने में तीजिन का गुस्सा फट पड़ता है और वो पीछे से कूदकर जुनगो को ऊपर हमला कर देता है और चिल्लाता है, हरामजादे, ये रेड पेपर आखिर है क्या? हमले की आवाज पूरी कमरे में गूंज जाती है। लेकिन जब सीन फिर से कमरे के अंदर कट हो जाता है तो तीजिन खुद जुनगो के कब्जे में होता है। यानी तीजिन चेन की औकात नहीं थी जुनगो के सामने। गो ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया कि कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उधर कॉल पर मौजूद चार्ल्स को भी ये लड़ाई की आवाज सुनाई देती है। चार्ल्स अचानक से कहता है, जुनगो ये अभी अभी कैसी आवाज थी? गो उस वक्त तीजिन चेन को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहा होता है। वो तुरंत जवाब देता है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस तीजिन को वहाँ ले जा रहा हूँ। चार्ल्स थोड़े शक भरे लहजे में पूछता है, वहाँ? लेकिन कहाँ ले जा रहे हो उसे? वो हल्के से मुस्कुराता है और बोलता है, चार्ल्स तुमने ही तो कहा था इस बंदे से हम बहुत सारे काम करवा सकते हैं, तो क्यों ना इसे वहीं भेज दे। और अब सीन कट होता है अगले पल पर, जहाँ तीजिन चेन बेहोश पड़ा होता है जमीन पर, पूरी तरह नंगा। धीरे धीरे उसकी आँख खुलती है, उठकर बैठता है और अपने आसपास नजर डालता है। आपस में जानवर की तरह लड़ रहे होते हैं, एक अजीब सी डरावनी और गंदी जगह, जैसे कोई नर्क हो। तीजिन खुद से बड़बड़ाता है, ये जगह आखिर है क्या? ये तो बिल्कुल नर्क जैसी लग रही है। उसी वक्त उसके पास एक जाना पहचाना चेहरा आता है, इसका नाम होता है यूजिन, लुकिज्म का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड और साथ ही सबसे बड़ा हरामखोर। यूजिन मुस्कुराते हुए कहता है, सही समझे तुम, ये नर्क ही है। हमारी नेशन में जितने भी गंदे और घटिया लोग हैं, हम उन्हें पकड़कर यहाँ बंद करते हैं और उनकी आपस में लड़ाई करवाते हैं। फिर वो कहता है, इस जगह को हम कहते हैं फेसलेस हिल। ये पहला ऐसा बिजनेस है जो मैंने और जुंगू ने मिलकर शुरू किया है। तीजिन गुस्से में चिल्लाता है, तुम लोग आखिर हो कौन? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैंने वो रेड पेपर छुपाया है? मुझे तो पता ही नहीं वो क्या चीज है। लेकिन यूजिन हमेशा की तरह बेहद शांत था। वो बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, रिलैक्स, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तुम्हारा काम है जिंदा रहना। जब तक तुम हमें उस रेड पेपर के बारे में नहीं बताते और जब तक तुम चुनलंग पर राज करना नहीं छोड़ते, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। इतने में तीजिन गुस्से में पूछता है, आखिर इसका मतलब क्या है? उतने में यूजिन शांत स्वर में कहता है, फिलहाल हमारी बात यहीं खत्म करते हैं। तुम्हारे सामने जो जगह दिख रही है वही तुम्हारा नर्क है। अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम पहुँचते हैं चुनलंग के स्कूल में, जहाँ बहुत वक्त बीत चुका होता है, पूरा 1 साल। संजक युग की मौत के बाद अब सब कुछ बदल चुका है। हम देखते हैं कि मैरी किम अब बहुत पतली और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लगी है। क्लास में हम देखते हैं कि एक लड़का मैरी किम को देखकर पूरी तरह लट्टू हो जाता है। वो शर्माते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और एक लव लेटर पकड़ाता है, मैरी मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूँ। लेकिन मैरी उसे जरा से भी भाव नहीं देती। वो ठंडी नजरों से उसे देखती है और कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ। जब मैं मोटी थी तब तो तू मेरी
तरफ देखता भी नहीं था। क्लास में बाकी सारे लड़के ये सब देख रहे होते हैं और उसी वक्त हमें सुनाई देती है मैरी की वॉइस ओवर नरेशन। टीचर की मौत के बाद से लेकर अब तक 1 साल बीत चुका है। हम सब अब नॉर्मल स्टूडेंट बन चुके हैं। हमारी जिंदगी में अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। अब चुंगलंग में कोई झगड़े नहीं होते, कोई गैंग अब यहाँ के मॉन्स्टर को देखने नहीं आती। लेकिन वही लड़का अब भी मैरी के सामने खड़ा होता है, थोड़ी अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है, मैरी ऐसा मत करो, एक बार फिर सोच लो। और तभी क्लास का माहौल अचानक बदल जाता है क्योंकि वहाँ पर वीन आता है। वो गुस्से में उस लड़के का मुंह पकड़ता है और उसे दीवार में पटक देता है। वो ना बोल रही है, सुनाई नहीं देता क्या? और मैरी तुरंत उठती है और विन को रोकती है। विन, मैंने कितनी बार कहा है लोगों को मत मारा करो। विन ठंडी निगाहों से कहता है, और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो? विन ठंडी निगाहों से कहता है, और अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो फिर मैं विन नहीं रहूंगा। से मैरी की नरेशन शुरू होती है। पहले की तरह अब सब कुछ बदल चुका है, लेकिन हम में से सबसे ज्यादा बदला है विन। वो अब एक ऐसा इंसान बन चुका है जो हमेशा परेशानी खड़ी करता है। इसका कारण सिर्फ एक हमारे टीचर का जाना है। उसी वक्त बाकी सारे स्टूडेंट विन को देखकर आपस में फुसफुसाने लगते हैं। वो देखो, वो तो विन है ना, वही जिसने संग मुनचिन को मार दिया था। हाँ देख, उसकी आंखें, एक नंबर का राक्षस है। फिर भी इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सुना है कि कोई सबूत नहीं मिला था, इसलिए इसे छोड़ दिया था। क्या किसी को मारने के बाद भी वो स्कूल आ रहा है? विन ये सारी बातें सुन रहा होता है। उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है। वो पलटकर सबकी तरफ देखता है और चिल्लाता है, हरामजादो, ये बकवास कौन कर रहा है? सामने आ जाओ। लेकिन जैसे ही वो सबकी तरफ देखता है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसका सीना भारी लगने लगता है, सांसें रुकने लगती है, आवाजें गूंजने लगती है। विंस, तुमने ही तेजी पक को मारा था, तुमने ही सुजन किम को मारा था। बताओ, तुमने जिन को क्यों नहीं बचाया? तुम खूनी हो, राक्षस हो। इन आवाजों के कारण विंस का दिमाग पूरी तरह टूटने लगता है। वो अपने सिर को पकड़ लेता है। पुरानी यादें, खून और टीचर की मौत के सीन उसकी आंखों के सामने घूमने लगी है। खुद से बड़बड़ाता है, क्या ये सच है? क्या मैं वाकई एक खूनी हूँ? क्या मैंने सुजिन और संजिन को मारा है? आवाजें और तेज हो जाती है। विंस की सांसें तेज हो जाती है और वो वहाँ से भागता हुआ चिल्लाता है, नहीं, मैं खूनी नहीं हूँ, मैं राक्षस नहीं हूँ। के साथ साफ होता है संजी पक और सुजन के जाने के बाद विन की हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी है। वो टूटे हुए इंसान की तरह जी रहा है। विंस की शक और पहचान के बारे में बात फैल चुकी है। लोग या तो उसे मर्डरर कहते हैं या सीधा मॉन्स्टर। और विंस की छवि अब बिल्कुल बदल चुकी है। पहले से ही वो लोगों से नफरत करता था, लेकिन अब ये नफरत बिल्कुल गहरी हो चुकी है। फिर आगे सीन में हम देखते हैं कि विंस ने एक जूडी क्लब ज्वाइन किया हुआ है। हाँ, वो किसी बंदे के साथ ट्रेनिंग फाइट कर रहा होता है और उसकी वारलाई इतनी बाबर होती है कि सामने वाला का हाथ टूटने ही वाला होता है। विंस को ये सब करता हुआ बहुत मजा आ रहा होता है। यही वो इंसान है जिसने अब हिंसा को अपनी जीने की वजह बना लिया है। उसके ट्रेनर चिल्लाकर कहते हैं, विंस, मैंने कहा था छोड़ दो। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए आने दिया था क्योंकि मैरी ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी। अगर उस लड़के का हाथ टूट गया होता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? ट्रेनर सख्त स्वर में चेतावनी देता है, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें इस क्लब से निकाल दूंगा। लेकिन विंस बेपरवाह सा कहता है, बाहर निकाल दो या जान से मार दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अभी मैरी के कुछ दोस्त आगे आते हैं और बोलते हैं, मैम, हमें इस विंस को सबक सिखाना चाहिए। पर मैरी शांत स्वर में उन्हें रोकती है, नहीं, अभी नहीं, बस कुछ समय तक देखते हैं। जानती थी कि विंस के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ सजा देने से ठीक नहीं होगा। जहाँ चुनलंग में ये सब हो रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ सियोल में भी कहानी आगे बढ़ रही है। क्लब के सीन में मालिक अपने साथियों को बुलाकर पूछता है, क्या तुम सब ने खाना खा लिया? लेकिन असल वजह कुछ और ही है। एक महत्वपूर्ण मीटिंग की वजह से सबको बुलाया गया है। एक आदमी बोलता है और बताता है कि पहले यहाँ 2 मॉन्स्टर आए थे जिन्होंने उनसे पैसे मांगे ताकि ये उनकी रक्षा कर सके। वो दोनों कोई आम लोग नहीं थे, गो और गन थे। उन दोनों ने सब पर हमला किया था और उन्हें परेशान कर दिया था। अब वही लोग फिर से पैसे मांग रहे हैं, इतना ज्यादा कि हर महीना देना उनकी बस की बात नहीं है। समाधान ढूंढने के लिए एक बंदा कहता है, हमें अपने इलाके का साइज बढ़ा देना होगा ताकि हम ज्यादा कमा सके। मालिक पूछता है, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? और दूसरा बंदा बोलता है, हाँ, पास में चुनलंग है, मुझे लगता है हमें वहाँ अप्रोच करना चाहिए, वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। युगनीम कहता है, लेकिन यहाँ पर तो एक मॉन्स्टर रहता था ना, तो हम वहाँ पर अपना काम कैसे करेंगे? दूसरा बंदा कहता है, मैंने सुना है वो मॉन्स्टर अब जा चुका है वहाँ से, और इस वक्त चुंगलिंग के पहाड़ों में किसी का भी कब्जा नहीं है, इसलिए हमें जल्दी से वहाँ कब्जा करके उसके ऊपर राज करना होगा और वहाँ अपना काम शुरू करना होगा। उतने में दूसरा बंदा कहता है,
हाँ बिल्कुल सही कहा। यंगमिन, हमें परमिशन दो ऐसा करने की। तब यंगमिन अपनी जगह से उठते हुए कहता है, तो ठीक है, पहले से ही डिसाइड हो चुका है। अब हम चुंगलिंग जाकर वहाँ पर कब्जा करेंगे। लेकिन जैसे ही यंगमिन और उसके साथ के बंदे चुंगलिंग पहुँचते हैं, वो देखते हैं वहाँ विंस और उसके साथी पहले से ही खड़े हैं। यंगमिन उन्हें देखकर अपने बंदों से कहता है, यार तुमने तो कहा था चुंगलिंग में किसी का भी कब्जा नहीं है, तो ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बस फिर क्या, इतने में ही विंस और उनके साथी उनको बचाना शुरू कर देते हैं। विंस लोग उन्हें कुत्ते की तरह मार रहे होते हैं। इसी दौरान हमें विंस की वॉइस ओवर सुनाई देती है, टीचर, ये जगह हमने आपके साथ मिलकर बनाई थी। हम किसी और इंसान को इस जगह को छूने भी नहीं देंगे। टीचर, क्या आप हमें देख रहे हो? हम इस जगह की रक्षा करेंगे। धीरे धीरे करके विंस और उनके साथी सबको निपटा देते हैं। लेकिन जो यंगमिन जमीन पर गिरा पड़ा होता है, वो विंस से कहता है, हम वो आखिरी लोग नहीं है जो यहाँ पर आए हैं। तुम्हें बता दूं, बहुत ही खतरनाक राक्षस इस जगह के आसपास घूमते रहते हैं। वो मॉन्स्टर हर जगह जाकर प्रोटेक्ट मनी मांग रहे हैं और बदकिस्मती से चुंगलिंग के ऊपर अभी किसी का भी कब्जा नहीं है। शहर की बाकी गैंग्स की नजर भी अब इसी जगह पर है। मेरी बात मान लो, चुंगलिंग छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुम यहाँ सरवाइव नहीं कर पाओगे। और अगर तुम इस जगह से नहीं जाते हो तो तुम्हें रोज यहाँ लड़ाई करनी पड़ेगी। होता भी वही है। चुंगलिंग के पहाड़ों में अब हर रोज कोई ना कोई यहाँ कब्जा करने के लिए आता है। लेकिन विंस और उनके साथी उन सब से लड़ते हैं, उन्हें हराते हैं और भगा देते हैं। और विंस के लिए ये सब एक डेली रूटीन बन चुका है। हर दिन की लड़ाई, हर दिन का जीत, ये उनके लिए अब एक खेल जैसा हो गया था। लेकिन एक सीन में हम देखते हैं, जब विंस एक गैंग के बहुत सारे बंदों को मार रहा होता है, तभी एक बंदा विंस के मुंह पर एक मुक्का मारकर उसे जमीन से चिपका देता है और कहता है, मुझे तेरी हड्डी टूटने की आवाज आई थी, हार मान जा लड़के। विंस और उनके साथी दोनों ही उस वक्त स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पर ये लोग हार नहीं मानते। अपनी जगह से उठते हुए वो चिल्लाते हैं, क्या हार मान लो? तुम्हें लगता है चुंगलिंग कोई मजाक है? चुंगलिंग कमजोर नहीं है। फिर विन और उनके साथी अपनी छाती पर पत्थर से निशान बना लेते हैं। वो अपने सीने पर पत्थर से निशान बनाते हैं और उसमें लिखते हैं, चुंगलिंग। ये किसी तरह का प्रण और एक जुनून है इस जगह को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ कभी उनका टीचर रहता था और इसी के लिए ये जगह उनके दिल के काफी करीब है। विंस भी अपनी छाती पर निशान बनाते हुए कहता है कि वही जगह है जहाँ वो इंसान हमारे साथ था, इसलिए हम किसी को भी यहाँ नहीं आने देंगे। लड़ाई तेज हो जाती है। तेजिन भी लड़ना शुरू कर देता है। कुछ लोंडे तेजिन चेन को देखकर उसे ताना देते हैं, तू साला पागल गांव का गंवार, तू हमें हरा देगा? तेजिन अपने बाह में पत्थर से निशान बनाकर गर्व से कहता है, हाँ, क्यों तुम्हें गांव के गंवार पसंद नहीं है? मैं चुंगलिंग का तेजन हूँ, मैं चुंगलिंग का तेजिन हूँ। और फिर तेजी से भागकर उन सब पर हमला कर देता है। वहीं विंस ने भी उस गैंग को हराया हुआ होता है। बंदे को विंस ने गिराया था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, राक्षस, मैं सोच रहा था तू चश्मा क्यों पहनता है, समझ आया, तू वो अपनी आँखों की वजह से पहनता है। तेरी आँखें बता देती है कि तू हरामजादा है। ये बात सुनकर विंस का दिमाग पहले से ही परेशान था और अब वो गुस्से में आकर एक बाइक उठाकर उस बंदे के ऊपर मारने ही वाला था। और तभी उसके साथ के कुछ लोग चिल्लाते हैं, रुको विंस, रुक जाओ। विंस पलटकर सोचता है, उसे याद आता है कि एक बार सुजिन ने कहा था, अरे आंखें बहुत ही कूल है। ये बात याद करके वो खुद को संभाल पाता है और बाइक को दूसरी तरफ फेंक देता है। फिर विंस के साथी उसे पकड़ते हैं और कहते हैं, रुको विंस, तू फिर कोई परेशानी खड़ी कर देगा। खुद को उनसे छुड़ाकर आराम से चला जाता है और जाते जाते खुद से कहता है, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। काफी उदास नजर आता है और अपने मन में एक ही गुजारिश करता है, टीचर, मुझे बस एक बार फिर से बोल दो कि मेरी आंखें कूल हैं। बोल दो कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, सब कुछ ठीक है, कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। जमीन पर बैठे बैठे विंस धीरे धीरे टूटते हुए चिल्ला उठता है। इसी वक्त उसके साथ के लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं, विंस, तुम मॉन्स्टर नहीं हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा, ने कहा कि तुम मॉन्स्टर हो, हमारे साथ है। हम यहाँ टीचर की कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, चिंता मत करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चुंगलिंग के किनारे, जहाँ समुद्र और समुद्र के पास एक फैक्ट्री भी है। वहीं विंस और उनके लोग बैठे होते हैं, आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। फैसला बड़ा सीधा है, चुंगलिंग पर अब किसी का कब्जा नहीं है, इसलिए अब किसी को बॉस बनाना होगा। भी बॉस बनेगा, सब उसकी बात मानेंगे। इसलिए उन्हें तय करना है कौन उससे बड़ा और मजबूत है,
कौन लीडर बन सकता है। किसी एक को बनाने के लिए वो कहता है, अगर तुम आधी अधूरी बात कर रहे हो तो यहाँ से दफा हो जाओ, कि कोई भी लल्लू पंजू यहाँ लीडर नहीं बन सकता। हम आपस में फाइट करेंगे और जो जीतेगा वो बनेगा चुनलिंग का लीडर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जीवो और विंस की भिड़ंत शुरू हो जाती है। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं बल्कि रेसलिंग जैसी जंग है। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़े रखे होते हैं। चारों ओर कांच बिखरा हुआ है। माहौल बहुत खतरनाक दिखता है। विंस जीवो के कान के पास आकर धमकी देता है, अगर तू नहीं चाहता कि तुझे चोट पहुँचे तो अभी हार मान जा। जीवो गुस्से में जवाब देता है, क्या हार मान जाऊं? अगर तू मुझ पर भरोसा नहीं रखता तो तू हार मान जा। उतने में विंस कहता है, तो ठीक है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर वो जीवो को उठाकर कांच के ऊपर पटक देता है। लेकिन तभी फैक्ट्री के अंदर से कोई चलता हुआ आता है और माहौल भी तंग हो जाता है। वो जो आया है तेजिन, और हाँ, ये वही है जो पूरे 1 साल बाद वापस आया है। तब उसे देखकर चौंक जाते हैं और चेहरों पर सन्नाटा सा छा जाता है। वो चिढ़कर कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसा भाव क्यों बना रहे हो जैसे मैंने तुम्हारे किसी अपने को मार डाला हो? सभी लोग सख्त और गंभीर नजर आते हैं क्योंकि ये वही बंदा है जिसके कारण सुजन किम की मौत हुई थी। विंस कड़ाहट के साथ बोलता है, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रहा था कि कहीं तुम मर न गए हो। मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता हूँ हरामजादे। इतने में जीवो का खून खोल जाता है और वो छलांग लगाकर तेजिन के ऊपर झपट्टा मार चिल्लाते हुए कहता है, हरामजादे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर तेजिन तेजी से जीवो की टांग पकड़ लेता है और उसे एक बैट की तरह उछालकर जमीन में पटक देता है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 500 यहीं पे समाप्त होता है। फैक्ट्री में भिड़ंत अब सिर्फ एक लड़ाई नहीं रह गया, पुराने गुस्से, बदली आग और अधूरे सवालों का टकराव बन चुकी है। जिनके आने से जो माहौल पला था वो अब विस्फोटक बन चुका है। क्या होगा अगले में देखते हैं।